नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात बैंकों की। जी हां, बैंकों की, जहां पर आप, मैं, हम सब, हमारी तनख्वाहें आती हैं, अपना पैसा वहीं जमा कराते हैं, वहीं से हमारी ईएमआई, मकान अगर आपने कर्ज पर ले रखा है उसका पैसा भी वहीं से जाता है, गाड़ी अगर लोन पे ले रखी है वो भी पैसा वहीं से जाता है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों की फीस भी बैंकों के जरिए ही जाती है। वही जगह है जहां पर हम पैसे रखते हैं। कहीं ज़रूरत पड़ गई, कहीं दिक्कत आ गई, तो वो पैसे भी बैंकों से ही। एसआईपी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, तो वो बैंकों के जरिए ही, उसमें पैसा होता है ना, वहीं से पैसे आप आगे पहुंचाते हैं। अब आप कहेंगे कि आज ये यकायक बैंकों की याद क्यों आ गई? क्योंकि बैंकों का एक के बाद एक बैंक का देश में भट्टा बैठता दिख रहा है। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं लक्ष्मी विलास बैंक की बात कर रहा हूं, जो डूब गया है। एक और बैंक डूब गया। 2018 से यह सिलसिला शुरू हुआ था। आईएलएनएफएस, फिर डीएचएफएल, फिर पीएमसी बैंक, उसके बाद यस बैंक, इसी साल मार्च में। और आपने देखा था लंबी लंबी कतारें लगी थी लोगों की पैसे निकालने के लिए कि अरे बैंक डूब गया, हमारे पैसे का क्या होगा। और पिछली दफा आपको ध्यान होगा इसी साल हुआ था। 5,000 निकाल सकते हैं, फिर 10,000, फिर 15,000, मतलब एहसान कर रही थी सरकार, हमारे कर्ता धर्ता, कि इतने पैसे निकाल सकते हो। इस बार भी एहसान किया है, 25,000 रुपए निकाल सकते हो। एक महीने के लिए सिर्फ 25,000 निकाल सकते हो। मॉरेटोरियम लगा दिया है। 25,000 रुपए से ऊपर आप नहीं निकाल सकते 16 दिसंबर तक, क्योंकि अभी बैंक को दुरुस्त करना है। आरबीआई ये कह रहा है, तुर्रा आरबीआई वॉचडॉग है। आरबीआई का काम है बैंकों की व्यवस्था सही रहे, उनका कामकाज, उनकी बुक सही हो, ऐसे ही किसी को पैसे बांटते ना फिर रहे हो, ऐसे लोगों को पैसा ना दे रहे हो जो वापस नहीं देंगे। आरबीआई का काम है ये, वो तो किया नहीं। अब आरबीआई आपको मुझको बता रहा है कि नहीं नहीं, परेशान मत होइए, घबराइए मत, आपका पैसा महफूज है, सुरक्षित है। अरे क्या करूंगा उस सुरक्षा का? पैसे की जरूरत अगर मुझे आज है तो मैं अपना पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरा पैसा है, किसी और की कमाई नहीं है। अब 25,000 में पूरा घर चला लूं। और इसमें भी बात समझिए, अगर आपने लोन ले रखा है, लक्ष्मी विलास बैंक से ही लोन ले रखा है, तो पहले वो लोन का अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। फर्ज करिए आपकी कोई ईएमआई चल रही है लक्ष्मी विलास बैंक से ही 20,000 रुपए की, तो फिर 5,000 रुपए निकाल पाएंगे। मतलब बैंक के इंटरेस्ट सर्वोपरि है। वो डूब गया, हमारे पैसे के साथ खिलवाड़ किया, किसी किसी को बांटते फिरे, और हमारी बारी आई तो नहीं, पहले अपना काटेंगे। अब 5,000 में चलाओ, या 25,000 भी है तो 25,000 में ही पूरे महीने का कामकाज करो, कितने भी खाते क्यों ना हो आपके, कुल मिलाकर आप 25,000 ही निकाल सकते हैं। और ये सेविंग अकाउंट्स की बात है। इसमें आपने कोई और कहीं ईएमआई देनी है, घर की, कार की, तो दूसरे बैंक से हाथ जोड़ो, भैया मेरा बैंक डूब गया, मेरी रेटिंग्स खराब मत करना, थोड़े दिनों बाद दूंगा मैं ये पैसे। स्कूल में फीस देनी है तो स्कूल को क्या कहोगे? नहीं जी, मेरा लक्ष्मी विलास बैंक में खाता है। इसके अंदर यह भी कहा गया इमरजेंसी हुई तो आप 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। अब यह तय कौन करेगा कि इमरजेंसी है, कि मेरे माता पिता बीमार हो गए, मेरे घर में कोई मेरा सदस्य है, उसका इलाज कराना है, तो मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है। कोई सिस्टम नहीं है इसका। स्कूल फीस देनी है, हां बच्चों के लिए आप पैसे निकलवा सकते हो, अगर जो आपके स्कूल के एक्सपेंसेस हैं, तय कौन करेगा? और जिसके करंट अकाउंट हैं, जो कामकाजी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, वो 25,000 निकाल सकते हैं। अब किसी ने और कहीं खाता नहीं खोला हुआ, उसका हाल क्या होगा? और ये अपना पैसा है, हमारा खुद का पैसा है। और सरकार कहती है, आरबीआई कहती है कि नहीं, आपका पैसा सुरक्षित है। अरे भाई, आप कर क्या रहे थे? और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5 वाकये ऐसे हो गए हैं। और यस बैंक को का जो खेल हुआ, उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक की अगर बात करूं, 1 साल से हर जानकार ये कह रहा था इस बैंक का भट्टा बैठने वाला है।
यह बंद होगा बैंक। आरबीआई का डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया, वो बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे ये मालूम नहीं। अभी अपने पैनलिस्ट से इस बारे में चर्चा करूंगा। छोटा मोटा बैंक नहीं है, 94 साल पुराना बैंक है, 566 ब्रांच है, 973 एटीएम है, 4349 कर्मचारी हैं, 21,000 करोड़ रुपए आपके मेरे इस बैंक में जमा है। और जो इन 5 बैंकों का मैं जिक्र कर रहा हूं, पिछले 2.5 से 3 साल में 5.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए, 5.5 लाख करोड़। और कोई उफ तक नहीं करता, कोई इसके बारे में चर्चा भी नहीं करता। आज भी आप पाएंगे कि चैनलों में यह चर्चा का विषय नहीं है, यह चर्चा का विषय नहीं है। गुपकार क्या कर रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, वो देश के लिए ज्यादा जरूरी है कि ये मुद्दे जरूरी हैं। बैंक में मैं पैसा डालता हूं भरोसे के चलते, मुझे भरोसा होता है बैंक डूबेगा नहीं। हमारी सरकार है, आरबीआई है, वो देख रेख कर रहे होंगे, इसीलिए पैसा देता हूं मैं बैंक में, वहां जमा कराता हूं। एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी सिस्टम है। देश के बैंकिंग सिस्टम की हम ताल ठोका करते थे, लेकिन अब हो क्या रहा है? अगर बैंकों पर ही शक होने लगा तो भारत की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लेकर विदेशों में भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेटिंग एजेंसीज किस नजरिए से देखेंगे, यह भी देखने वाली बात है। आज लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर्स लोअर सर्किट लग गया, 20% गिरे, 12 रुपए 45 पैसे पर है, ये जाएंगे 6-7 रुपए। तो कहां कहां नुकसान हो रहा है? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। और आम आदमी कैसे परेशान है उसकी भी एक वानगी देखी। लाइन लगाने बोल रहे, लाइन में है अभी, चेक बुक अभी 2 घंटे के बाद बोल रहे 25,000 रुपया। 25,000 आज मिल जाएगा आपको लग रहा है? आज बोल तो रहे, अभी पता नहीं सर कब मिलेगा नहीं मिलेगा। आप कब से लगे लाइन? सर मुझे 3 घंटा हो गया। 3 घंटा और चेक दिया मेरे को तो बोले कि 2 घंटा और रुको, सर्वर डाउन है, तो फिर वेट ही कर सकते हो और क्या कर सकते। आर्ग्यूमेंट करने जाएंगे तो इधर के भी उधर के भी नहीं देंगे, अपने पैसे हम लोग दबे ले। ज़्यादा पैसे जरूरत, लेकिन ये लोग 25,000 इनकी लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनकी लिमिट महीने की है। तो कैसे काम चलेगा बिजनेस चलाने वालों के लिए? हमारा तो यहाँ पर करंट अकाउंट है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बैंकों की बीमारी की जड़ कहां है और इसे खोज क्यों नहीं पा रहे? और बीमार बैंकों की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये बीमार जो होते जा रहे हैं और हमें बीमार करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारा बीपी बढ़ाते हैं, हमारी परेशानियां बढ़ाते हैं, इसका भी कोई वैक्सीन है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति जानते हैं, ट्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो मैं थोड़ा बुक कीपिंग के बारे में भी इनसे बात करूंगा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं। अश्वनी राणा बैंकिंग को अंदर तक जानते हैं, फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। मेरे साथ जाने माने सीए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं शरद कोहली, और प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, कंज्यूमर्स की वॉइस, आप लोगों की, आम लोगों की आवाज बनकर आज इस चर्चा में शामिल हुए हैं। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक के बाद एक ये बैंकों का भट्टा क्यों बैठ रहा है और परेशानी आम आदमी को उठानी पड़ती है? देखिए संदीप जी, आपने ओपनिंग रिमार्क में एक महत्वपूर्ण बात की थी। 2 बातें थी। एक तो इस सारे बैंकों के सिस्टम में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो आपको टीवी बंद करना पड़ेगा, शायद टीवी चल रहा है गोपाल बाबू, तो वो उसकी भी आवाज आ रही है। नहीं, मैं तो, हाँ आप ठीक हो गया। देखिए आपने 2 महत्वपूर्ण बात की थी संदीप जी। एक आपने कहा था कि इस सारी जो प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ कहाँ है, और दूसरी इसका वैक्सीन क्या है। यह दोनों पे मैं आपको आज बताऊं। देखो, इसकी जड़ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम थी जो इतने सालों से, जो फोन बैंकिंग जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अच्छा। बैंकों को फोन कर करके अपने साथियों को, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लोगों को, अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को लोन दिलाने का 60 साल से धंधा चल रहा था यूपीए और अलग अलग सरकारों का, जिसको 2014 से हमने रोका। पहले तो जड़ वहां पे है पहले। अच्छा। चाहे आप हमें भी ब्लेम कर दीजिए कि 7 साल हो गए, आपने क्यों नहीं ठीक किया, इस ब्लेम को हम लेने को तैयार है, लेकिन जड़ वहीं पे है। दूसरी, ये 7 साल में क्यों नहीं ठीक हुए, तो इसके लिए मैंने वैक्सीन के लिए बात किया। हम एक FRDI बिल ले आए थे
फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो कि बैंकिंग सेक्टर के प्रॉब्लम्स को, जैसे आईबीसी है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वैसे इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए। इमीडिएट तो जो आरबीआई कर रहा है इसी तरह है कि आरबीआई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है आरबीआई? एक तो मोरेटोरियम दे रहा है, दूसरे एहसान कर रहा है हम पर, उसके साथ एहसान कर रहा है। नहीं, 25,000 रुपए निकाल कर आरबीआई का के डायरेक्टर जो नियुक्त हुए थे क्या कर रहे थे 1 साल से? किस लिए बैठे थे? कुर्सी गर्म कर रहे थे? नहीं, वो तो 1 साल से इसके सॉल्यूशन के लिए क्लिक्स बैंक की बात आ रही थी। क्लिक्स बैंक की जो बात थी कि इसको ठीक करेंगे, वह पूरी बात चल रही 1 साल से पता था ना इस बैंक का बट्टा बैठने वाला है, ये बैंक डूबेगा, मालूम था ना। ये सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी थी देश में, सबको मालूम था और सब चुपचाप बैठे रहे। हाँ, ये तो नहीं, ये तो चल ही रहा था इसके सॉल्यूशन के लिए, इसीलिए अलग अलग तरीके से लक्ष्मी विलास बैंक के अलग अलग मर्जर ही एक सॉल्यूशन है। ऐसे वीक बैंक का प्रॉब्लम का मर्जर या कोई टेक ओवर यह सॉल्यूशन है, और जितना पैसा रिकवर होता है बैड लोन्स का उसको रिकवर करने की प्रोसेस को स्टेब्लिश करना। आप तो अर्थव्यवस्था को समझते ही हैं, ये 3 ही सॉल्यूशन है और कोई रामबाण नहीं, सॉल्यूशन पर आएंगे। मैं ये कह रहा हूं हो कैसे रहा है, ये दिए तले अंधेरा कैसे हो रहा था? पता था ना सबको 1 साल से कि ये लक्ष्मी विलास बैंक डूबेगा। इंडिया हाउसिंग बुल्स उसको टेक ओवर करने की बात हो रही थी। आरबीआई ने अपना गवर्नर भी, अपना डायरेक्टर भी वहां पर अपॉइंट किया। मालवेंद्र शिवेंद्र रणबैक्सी वाले दोनों भाइयों ने पैसे लिए थे, ये भी सबको मालूम था ना, ये सारी दुनिया को मालूम है। और लाइन में कौन खड़ा होगा? आम आदमी। 25,000 रुपए ले लो जी, घर चला लो। मालूम होने से थोड़ी समस्या समाधान होता है, समाधान करने से होता है। मालूम से क्या हो गया? मालूम तो हमें पता है कि सारे बैंकों में प्रॉब्लम है, और वह कोई आपको क्या, आरबीआई की कितनी रिपोर्ट है? मैं आपको रिपोर्ट के ढेर बता दूंगा कब से चल रही है ये रिपोर्ट। तो ये मोदी सरकार में आप बहुत बड़ा डिस्क्लोजर कर रहे हैं और एक बात कबूल रहे हैं कि बैंकों में घोटाले हो रहे हैं, मोदी सरकार में भी, और आप जानते हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे। बैड लोन्स है, मैं क्या कह रहा हूँ, बैड लोन्स एक्यूमुलेटेड है। मैंने घोटाले बात नहीं की, मैंने कहा बैंकों में बैड लोन्स एक्यूमुलेटेड है, वो पिछले 50 साल से एक्यूमुलेटेड है, उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉब्लम है जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तभी मर्जर भी हुए, कितने सारे वीक बैंक के मर्जर हुए। तो सॉल्यूशन आप संदीप जी जो समस्या का समाधान कर रहा है उसको मैं पहले समस्या की जड़ में तो चला जाऊं, समाधान पर भी आऊंगा। गोपाल बाबू, आईडीबीआई को मैंने जोड़ा नहीं, आईडीबीआई भी कंगाल हो गया। एलआईसी के पैसे लगे, एलआईसी के पैसे किसके होते हैं? आपके मेरे ही तो पैसे हैं। एलआईसी कहीं और से लेके आता है क्या पैसे? पैसे हमारे, और लाइन में हम खड़े हों। देखो, पैसे सबके पास जनता के हैं। अगर वो प्राइवेट विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को, अपने दोस्तों को चिदम्बरम साहब फोन करके दिलवाएंगे तो फिर तो लूटी जाएगी। तो आप फोन बैंकिंग का ही राग अलापते रहेंगे। 1 मिनट, एके मट्टू आरबीआई में काम कर चुके हैं। एके मट्टू साहब, मुझे ये बताइए, आरबीआई के तो डायरेक्टर भी अपॉइंटेड थे, तो उनको पता नहीं लगा? आरबीआई कह रहा पैसा जी आपका सुरक्षित रहेगा, एहसान कर रहा है। आरबीआई क्या इंस्पेक्शन नहीं करता बुक्स की? हर साल करनी होती है, उनको पता नहीं लगता कि गोरख धंधा हो रहा है? सबसे पहले संदीप जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये बड़े मतलब दिक्कत की बात तो डिपॉजिटर के लिए होगी 1 महीने के लिए, पर मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले ये मैं आश्वस्त करने की कोशिश करता हूं, जिस हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्कीम ऑफ ये जो दी है, ये मर्जर की स्कीम सीबीआई डीबीआईएल के साथ, इसमें जहां तक जो अभी मैंने इनका डेटा देखा है उसके हिसाब से मैं समझता हूं किसी भी डिपॉजिटर को नुकसान उठाने की कोई मैं 1 महीने क्या करूंगा? 1 महीने क्या करूंगा? 25,000 में अपना घर चलाऊं? एक सेकंड, आ रहा हूं मैं उसी बात पे। 1 महीने की दिक्कत है, पर जहां तक आपने देखा होगा कई दफा उससे पहले ही हो जाएगा। जैसे यस बैंक के केस में जो पीरियड 1 महीना है उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि जो डेटा आया है कंबाइंड एंटिटी का डीबीआईएल के साथ, उसके हिसाब से डीबीआईएल का जो है ना, उसके बाद उसकी एक सेकंड मुझे 2 मिनट दे दीजिए। हाँ, बोलिए ना।
इसमें पॉलिटिकल एंगल क्या है क्या नहीं है उस पर मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। मैं आपको प्योर जो इसकी आपने ये प्रॉब्लम बताई है ना उसके बारे में आ रहा हूँ। कंबाइंड एंटिटी विल बी ए वेरी हेल्दी एंटिटी। अरे मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मट्टू साहब, ये वही होता है कि आप मुद्दे में कि जी हम सोल्यूशन निकाल देंगे, प्रॉब्लम क्यों हुई और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया किसी ने। आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूं। अब देखिए पुलिस डिपार्टमेंट है किस लिए कि चोरों को या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उनके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है ना। उसी ऐसा ये लेंडिंग इज ए वेरी रिस्की बिजनेस। मैंने आपको या किसी और थर्ड पर्सन को पैसा दिया है उसकी, अब जैसे ये कोरोना आ गया, इस कोरोना के समय क्या स्थिति है कि इस समय कोरोना की बात नहीं है मट्टू साहब, ना कोरोना की बात नहीं है। देखिए लीपापोती मैं नहीं करता अपने कार्यक्रम में। 894, एक मिनट सुनिए ना सर मेरी बात, 800, एक मिनट सुनिए ना, मैं आंकड़ा बताता हूँ, आप तो बैंकर रहे हैं। बात तो ये है, एक मिनट सर सुनिए, आंकड़ा सुनिए प्लीज, हियर मी आउट। मैं आम आदमी की आवाज बनकर बैठा हूँ यहाँ पर। 894 करोड़ का नुकसान 2018-19 में, 894 करोड़ का, 826 करोड़ का नुकसान 19-20 में, और किसी के एंटीना खड़े नहीं हुए। नहीं खड़े हुए, मैं बताता हूं आपको। एक तो इंडिया बुल हाउसिंग ने ऑफर दिया था, उसमें असेस करने में टाइम लगता है, उसमें मिसमैच था। एक क्लिक्स कैपिटल ने दिया, उसमें 2500 करोड़ का गैप था। अब ये जो DBIL है इसने इमीडिएट 2500 करोड़ देने का ऑफर किया है। इस ऑफर के साथ यही मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूं, वो आपकी बात प्रिंसिपली ठीक है कि मैनेजमेंट को ये थोड़ा लैक्सिटी कहीं ना कहीं रही होगी, उसका कोई मैं उनको रही होगी, मैनेजमेंट की बात नहीं है। आरबीआई में भी लैक्सिटी है, आप घबरा क्यों रहे हैं? आरबीआई ने पूरा काम किया। मैं कह रहा हूं कहीं भी हो सकती है, कहीं भी क्यों, आरबीआई ने की है। और सरकार क्या कर रही थी? मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता हूं। वी आर ऑल इंडियंस, लैक्सिटी कहीं ना कहीं होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। वी आर ऑल इंडियंस, बट नहीं, वी आर ऑल इंडियंस, वी आर प्राउड इंडियंस, तो इसीलिए सवाल भी पूछते हैं। कुछ तो दिक्कत है ना हमारी बैंकिंग व्यवस्था में, अबे दुबे। और यहाँ पर बताया जा रहा है जड़ है वो कांग्रेस के राज से शुरू होती है कि जी आपने फोन बैंकिंग की, अबे दुबे। देखिए संदीप जी, बहुत गंभीर विषय है ये। मैं बताना चाहता हूं कि जो सरकार ने डेटा दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि 2008 से 13 के बीच कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो उसने 25 लाख करोड़ रुपए से जो इंडस्ट्री को कर्ज देना था वो करीब 58 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। मगर ये बात भी सरकार ने साथ में बताई कि तब नॉन परफॉर्मिंग असेट 2.53 लाख करोड़ रुपए मात्र था। मतलब 6 साल में 2.53 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट मोदी सरकार के 6 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया, 8.5%। और आरबीआई तो जमीन तो आपने तैयार की, फोन पर फोन कर दो और पैसे मिल जाते थे ना किसी को भी, ये विजय माल्या को, नीरव मोदी को, सबको पैसे मिले ना। नहीं संदीप जी, अब 38 लोग, जो विजय माल्या जैसे 38 लोग जिन्होंने बैंक फ्रॉड किया है, बीते 4 साल में मोदी सरकार के सत्ता की सरपरस्ती में नियोजित रूप से विदेश भगा दिए गए। 2 साल में बैंक फ्रॉड, अभी गोपाल अग्रवाल जी कह रहे थे बैंक फ्रॉड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हाउस में बताया मोदी सरकार ने कि बीते 2 साल में 2 गुना बैंक फ्रॉड बढ़ गए हैं। जो 71,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड 2019 में हुए थे, वो 2020 में 1,90,000 करोड़, मतलब 2.5 गुना बढ़ गए हैं। जो 7,000 केसेस हुआ करते थे वो 8,700 केसेस होने लगे। अभी फाइनेंशियल स्टेटस रिपोर्ट जो आरबीआई ने दी है वो तो और भी खतरनाक है। उसने कहा है प्रतीक्षा कीजिए, इस मार्च तक आपका 12.5% एनपीए हो जाएगा और जो गंभीर किस्म के एनपीए हैं वो 14.7% हो जाएंगे, जो बहुत गंभीर स्थिति होगी। आरबीआई को इस लक्ष्मी विलास बैंक की जानकारी थी 2019 के पहले माह में, जब रेलगिरी ने फिनवेस्ट ने रिपोर्ट कराई थी कि 790 करोड़ रुपए का इन डायरेक्टर्स ने हमारी एफडी में हेरफेर किया है, जबकि इनके एक्ट में प्रोविजन है, एक्ट 45। तो ये सिस्टम तो आपने शुरू किया ना, गोपाल कृष्ण अग्रवाल तो यही कह रहे हैं कि उसे ठीक करने में वक्त लगेगा। और ये 58 लाख करोड़ का जो लोन बता रहे हैं उसी में से ही एनपीए निकले हैं, क्योंकि उसकी सरपरस्ती में विजय माल्या के केस को देखिए आप,
उसका लुकआउट नोटिस जारी होता है, सरकार उस लुकआउट नोटिस को रिवोक करती है, वो 36 बैग लेकर भाग जाता है और सीबीआई कहती है कि नहीं, वो तो हमको इंटीमेशन का लेटर देना था, गलती से हमने उसको लुकआउट का नोटिस दे दिया था। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है? ये मेहुल भाई, ये विजय माल्या, ये नीरव भाई, नहीं, ये आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, पर बैंकों का ये हाल कैसे हो गया? शरद, किताबें देखकर समझ नहीं आता कि यहां पर दिक्कत है? आरबीआई को नहीं समझ में आया? किसी को पता नहीं था क्या, या जानकर अनजान बने हुए थे सब लोग? देखिए, दो शब्दों में अगर मैं बोलूं के कारण क्या, एक मिसमैनेजमेंट और एक साठ गांठ, ये दो इसकी जड़ में दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हुआ। 2016-17 तक संदीप अच्छा भला बैंक एसएमईज को लोन देता था। हाँ। उसके बाद लालच आया, कहीं ग्रीड आई, उसके बाद कॉर्पोरेट हाउसेस को देने लगा, मोटी मुर्गी फंसाना शुरू कर दिया। और इसकी अभी 25 सितंबर को जो एजीएम हुई, मैं किसी को जानता हूं, उन्होंने अटेंड करी थी, खूब हंगामा हुआ। 11 में से 7 मैनेजमेंट के मेंबर्स को हटाना पड़ा क्योंकि उनका ये आरोप था, और शेयर होल्डर्स थे वहां सारे। उन शेयर होल्डर्स ने बोला कि साहब, बैंक की जो नेटवर्थ है वो धीरे धीरे इरोड होती जा रही है, इसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। 185 रुपए का जो शेयर था, आज वो उसकी वैल्यू 0। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करेगा ना इसमें, तो शेयर होल्डर सफर करेंगे। डिपॉजिटर का आपने जो बात कही, 1 महीने तक दिक्कत है, पर उसके बाद उनका डिपॉजिट, क्योंकि हमने येस बैंक में देखा, डिपॉजिटर्स का पैसा वापस आ जाएगा, पर शेयर होल्डर की वैल्यू नहीं आ जाएगा। क्या होता है? मैं 1 महीने के लिए, मतलब ये क्या एक सिस्टम बना दिया है? ये न्यू नॉर्मल है कि महीने 2 महीने के लिए दिक्कत के लिए तैयार रहो, कोई भी बैंक डूब सकता है। इसमें संदीप एक अच्छी बात ये देखनी है कि अगर आरबीआई की मॉनिटरिंग नहीं हो तो पैसा पूरी तरह से डूब जाए। नहीं, आरबीआई की कहां मॉनिटरिंग दिख रही है? इसमें जो बैंक के ऑडिटर्स हैं, उनको भी उतना ही आरोपी ठहराता हूं जितने की उनकी मैनेजमेंट है। बैंक को, आरबीआई को बकायदा अपनी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है, रिपोर्ट देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि ये हो रहा है। तो मुझे लग रहा है टाइमली एक्शन अगर लिया जाए तो क्यों नहीं लिया जाता? कौन सी रॉकेट साइंस है? ये जवाब तो आरबीआई और सरकार देगी। ये जवाब तो हम और आप नहीं, ये वही दे सकते हैं। ये मतलब किताबें नहीं देखी जाती, आरबीआई नहीं देखता, कोई हमारी व्यवस्था नहीं है। जो बैंक जो करना चाहे, कि लालच में एसएमईज को पैसे दिया करते थे, बड़े कॉर्पोरेट हाउस को देने लगे, वहां पैसे डूब गए। मतलब ये ऐसे ही हो जाता है और हमारे सिस्टम को पता नहीं लगता। सबसे बड़ी बात सिस्टम फेलियर ही है जो आपने कहा, और उसमें सबसे बड़ा अगर कल्प्रिट है तो रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑडिट करवाता है, क्वार्टरली ऑडिट होता है, ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं। उस समय जब एक बैंक के लिए तय है कि उसने इस प्रकार के छोटे लोन देने हैं, वो बड़े लोन स्विच कैसे कर जाता? वो एक दिन में तो हुआ नहीं। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, गोपाल अग्रवाल जी भी कह रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई, कोई बीमारी को आप कैंसर 3rd स्टेज क्यों बनने देते हो? आपको 1st स्टेज पर आरबीआई को पता लगता है कि बैंक की हालत क्या है, उसी समय ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू होता? उसी समय वो जो कल्प्रेट, चाहे ऑडिटर्स हैं, बैंक के डायरेक्टर्स हैं, आरबीआई के डायरेक्टर्स हैं, आरबीआई जो भी रिस्पॉन्सिबल है जिसने वो फैक्ट को छुपाया है, उन सब की अकाउंटेबिलिटी कहां है? आज तक किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई। मरता है तो कर्मचारी मरता है तो डिपॉजिटर मरता। लेकिन जो करने वाले हैं वो कहीं एस्केप होके भाग जाते हैं। तो जब तक उनका कुछ नहीं बिगड़ता, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स नहीं हो रही है। ऐसे में प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, अब मैं आम आदमी की बात करता हूं, मतलब पैसे मेरे, और तय किया जाएगा इस तुर्रे के साथ कि जी पैसा आपका सुरक्षित है, पर हम 25,000 ही निकालने देंगे, तो मैं 25,000 में अपना घर चलाऊं। मतलब ये कहां की व्यवस्था है? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परंतु जब एक बैंक बीमार हो जाता है और उसकी लेनदारी, उसको पैसे मिलते नहीं हैं, और जो डिपॉजिटर्स हैं उसको देने के लिए उसके पास पैसा रहता नहीं है, तो ये मजबूरी में करना पड़ता है। और ये जो भी हुआ है, ये ऐसी मजबूरी में हुआ है कि आपने बीमारी को समय रहते पकड़ा नहीं और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसलिए ये नौबत आई है। और ये इसलिए आ रही है क्योंकि बैंकों के जो डायरेक्टर हैं, बैंकों के जो ऑडिटर हैं, बैंकों के जो टॉप मैनेजमेंट है, उनको तो आप सजा देते नहीं है
जितने भी बैंकों तो व्यवस्था का सवाल है ना, सिर्फ बैंकों की मैनेजमेंट क्यों, सरकार क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रहा है? सर प्रोफेसर साहब देखिए, सरकारें इकबाल से चलती हैं, सरकारें इकबाल से चलती है ना सर, और बैंक भरोसे पर। मैं बैंक में पैसा जमा कराने क्यों जाता हूं? मुझे भरोसा होता है मेरा पैसा जब मैं चाहूंगा मैं निकाल लूंगा। आजकल एटीएम की भी व्यवस्था है, जब जरूरत होगी कार्ड डाला पैसे निकाल लूंगा। यह भरोसा टूट रहा है ना मेरा। देखिए, भरोसा को कायम करने के लिए जो बैंक के डायरेक्टर हैं, बैंक के ऑडिटर हैं, आरबीआई के इंस्पेक्शन टीम्स हैं, इन सबकी जवाबदेही होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, पिछले 6 साल में इतने सारे बैंकों में घोटाले हुए, क्या किसी एक भी डायरेक्टर को जेल भेजा गया? क्या किसी एक भी ऑडिटर का लाइसेंस सस्पेंड किया गया? क्या किसी एक भी टॉप मैनेजमेंट वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई? हो सकता है कुछ केस कचहरी में हो, परंतु ये इतने कड़े कानून नहीं है जिससे कि लोगों को डर हो। इसलिए नहीं, ऊपर से सर देखिए व्यवस्था क्या है। ये 25,000 रुपए जो है, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, 25,000 रुपए, चलिए मेरा लक्ष्मी विलास बैंक में खाता है, अब मैं 25,000 रुपए निकाल सकता हूं, लेकिन अगर मैंने कोई लोन ले रखा है लक्ष्मी विलास से, उसकी मेरी किस्त बनी हुई है, पहले वो कट जाएंगे, बाकी बचे पैसे ही निकाल पाऊंगा मैं। बाकी बचे पैसों में भी अगर मेरी कोई एसआईपी है, कुछ और इन्वेस्टमेंट, या मैंने गाड़ी का लोन ले रखा है, तो दूसरे बैंक के सामने हाथ जोड़ूं, भैया मेरा बैंक डूब रहा है, 1 महीने के लिए पैसे मैं नहीं दे सकता, तो मेरी रेटिंग खराब मत करना। मुझे कहीं और पैसे अपने बच्चे की स्कूल फीस देनी है, तो मैं सर्टिफिकेट दिखाता घूमूंगा मैनेजर को, भैया 25,000 से ऊपर भी मैं निकाल सकता हूं, 5 लाख तक निकाल सकता हूं, मेरे को अपने बच्चे की फीस जमा करनी है। ये कौन सी व्यवस्था है? टोटली लोडेड अगेंस्ट मी, पैसा मेरा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई डायरेक्शन इशू करनी चाहिए कि जो लक्ष्मी विलास बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं, अगर उनकी देनदारी दूसरे बैंकों को या एनबीएफसी को है, तो उनके ऊपर मॉरेटोरियम होना चाहिए जब तक इसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये भी आरबीआई की अथॉरिटी है, वो क्यों नहीं करते इसके बारे में? तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि आरबीआई भी ब्यूरोक्रेटिक बन गया है, वो भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। हालांकि आरबीआई में कस्टमर्स के हितों को रक्षा करने के लिए एक डिवीजन है, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो डिवीजन पूरा काम अपना कर पा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब 1 मिनट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, देखिए मैं अभी मैक्रो पिक्चर नहीं देख रहा हूं, मैं माइक्रो पिक्चर पर आना चाहता हूं। गोपाल बाबू, फर्ज कीजिए आप हैं, बैंक में खाता धारक हैं लक्ष्मी विलास बैंक में, हर चीज आप ही के खिलाफ, लोन ले रखा है तो उसके तो पैसे कट ही जाएंगे, आप वहां पर कोई सर्टिफिकेट दिखाते फिरो, अब डीबीएस के साथ हो भी जाएगी डील, तो 6% मुझे जो मिलता था 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट में, वो तो डीबीएस तो देता है 4.05, मेरा ब्याज भी कम हो जाएगा, हर चीज मेरे ही खिलाफ। आम उपभोक्ता की क्या गलती, किस बात की सजा? संदीप जी देखिए, यह जो सजा मिल रही है यह कांग्रेस की देन है, उनके कर्मों का ये फल हो रहा है, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेकिन अभी जो हम स्टेप्स ले रहे हैं आरबीआई के साथ, वह उसके डिपॉजिटर के पैसे की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं, तो यह समस्या है, इसको डिनाई हम नहीं कर रहे। समस्या तो 2 साल से चल रही थी। नहीं तो आप सोल्यूशन जब मिलेगा तभी तो। अच्छा, आप सोल्यूशन मिल गया को एकदम, डीबीएस का है ही ना, मिल गया, तो बोल ही रहे कि सबका पैसा सुरक्षित है, पैसा मिलेगा तभी तो डीबीएस के साथ डील किए। मोरेटोरियम क्यों किया है? इसलिए किया है कि थोड़ा टाइम मिल जाए, सिस्टम को दुरुस्त कर दें, जो वहां पे बेईमान थे। आप अगर अकाउंट होल्डर होते, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा गोपाल बाबू, लक्ष्मी विलास बैंक में आप अपना खाता जारी रखेंगे उस बैंक में? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, दिक्कत है उसमें व्यक्तिगत रूप से, तो इस बात की समस्या को चिंता की बात है, तो इसीलिए। लेकिन अभी जो कह रहे हैं सरकार, आरबीआई, कि पैसा सुरक्षित है डिपॉजिट में, बैंकों का सिस्टम क्या है? आप तो सीए भी हैं गोपाल बाबू, आम आदमी की मैंने बात की, मैं करंट अकाउंट होल्डर्स की भी, जो कारोबारी हैं, कारोबारी का 1 महीने के लिए धंधा चल जाएगा, वैसे ही मंदा हो रहा है, मुश्किल से ये त्योहारों का सीजन आया, वो 25,000 रुपए निकाल सकता है करंट अकाउंट में, 25,000, नहीं तो क्या कोई धंधा कर पाएगा? राहुल गांधी, संदीप जी आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्रॉपर्टी कंफिस्केट करके यहाँ पे नहीं कर लीजिए, कुछ गलती की है तो करिए ना, आप ये डराते धमकाते क्यों रहते हैं? करिए ना,
अगर उन्होंने कालाबाजारी की है, उन्होंने बैंकिंग फ्रॉड को बढ़ावा दिया, अपने खातों में पैसे डाले हैं, तो बढ़ाइए ना, उनको डालिए जेल में, निकालिए पैसे। अरे वो चिदम्बरम जी जैसे चालाक लोग हैं, उन लोगों ने बड़े मैनिपुलेट लेयरिंग कर करके काम किए, ऐसे थोड़ी किए। अच्छा, आप तो फाइनेंस को जानते हैं, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। यह लोग पूरे प्लान करके, इन लोगों ने 10-10 साल 20-20 साल, आपने इन्हें 50 साल की सत्ता दे दी थी, खुले घूमते थे। अबे दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए, सारा आपका किया धरा है, पर जेल में नहीं डालते। कोई सेटिंग कर ली है बीजेपी ने आपके साथ? संदीप जी, ये हजारों करोड़ रुपए लेके बैठे विधायकों की खरीद फरोख्त के, इनको थोड़ी दिक्कत जाएगी। वो बेचारा आदमी जिसका बच्चा भर्ती है, जिसके ऑपरेशन के लिए उसको लाख रुपए चाहिए, वो दर दर की ठोकरें खाएगा, आरबीआई को लेटर देगा। और भाजपा के नेताओं ने जो देश लूट लिया है और लुटेरों को भगा दिया सत्ता की सरपरस्ती में विदेश, उनसे थोड़ी लाएंगे ये लोग। ये सारा इनका करा दिया। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ेंगे और बैंक के फ्रॉड्स बढ़ेंगे। मैंने कहा ना, इन लोगों ने वरदहस्त दे रखा है। क्या करते बताइए प्रधानमंत्री जी? 6 साल से चुनाव ही चुनाव, और भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए रख रखे कि दूसरी पार्टियों के विधायकों को खरीदो, फरोख्त करो और सरकारें गिराओ। इसके अलावा कोई काम नहीं है इनके पास। देश के लोगों देख लो, ये जो देश लूट रहा है, जो तिल तिल करके मर रहा है देश, ये इन फ्रॉड लोगों की वजह से है। अगर इनको सबक नहीं सिखाया तो ये भुगतना पड़ेगा हमको। हम 25,000 और 10,000 रुपए के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे, और ये लोग, इनको क्या कमी है? आप कह रहे हो कि ये कहां से? अरे इनके पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं। ये थोड़ी बैंकों की दरों पर ठोकरें खाएंगे या आरबीआई के पास जाएंगे कि मेरे घर में शादी है, मेरा बच्चा बीमार है। अरे नोटबंदी में हमने देखा, वो मासूम के पिता रो रहे थे, उसके पास 40,000 रुपए थे, मगर पुराने नोट थे जो नहीं लिए, और उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया। चुनावी रैली थोड़ा है लोगों की आपको, गोपाल अग्रवाल जी। नहीं, चुनावी रैली बना देते हैं। जो आरोप लगाया है कि आपने ये सिस्टम शुरू किया, वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे। मोटी बात ये निकल कर आ रही है बदुबे कि हमारे सरकार के समय इन्होंने लोकसभा में बताया कि 2.53 लाख करोड़ रुपए का एनपीए था, जो बीते 6 साल में बढ़कर के 10 लाख करोड़। ये बात बता दी आपने, ये बात बता दी, लेकिन एके मट्टू एक सेकंड, ये बात बता दी, रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। एके मट्टू, आप आरबीआई में रहे हैं। अब मेरे पास एक जानकारी अभी व्हाट्सएप आया है कि आरबीआई ने देश के 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। ऐसा होता है जी। अब मुझे इन इंडिविजुअल केसेस का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर ऐसा होता है, मैं बताता हूं आपको। इसमें टेक्निकल राइट ऑफ, एक जनरल टर्म है टेक्निकल राइट ऑफ, ठीक है। टेक्निकल राइट ऑफ क्या होता है? मैं इसमें 2-3 टाइप के राइट ऑफ है, आप इसको जरा उनको 2 मिनट सुन लीजिए। टेक्निकल राइट ऑफ में क्या होता है कि वो अपनी बुक से हटा देते हैं, पर क्लेम रहता है। बुक से क्यों हटाते हैं? ताकि बैंक की बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए वो हेल्दी फंड्स मिलाते हैं, अपने मतलब और फंड्स लाते हैं या कैपिटल रेज करते हैं। एक तो वो उस पर्पस के लिए। दूसरा क्या होता है, जब कंप्रोमाइज होता है, जब आप कंप्रोमाइज करते हैं, मान लो कोरोना की वजह से आज कोई बिजनेस फेल हो गया, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो क्या होगा? वो फिर वो अपना सेटलमेंट के लिए आते हैं कि साहब मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरा फेल हो गया। ठीक है, किसी की एक्सपोर्ट पेमेंट आनी थी, कोई कंट्री बाहर से नहीं, आम आदमी पे क्यों लागू होता है कि मट्टू साहब, मेरा एक किस्त बाउंस कर जाए, मेरी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी उठा ले जाएंगे, घर पर गुंडे आ जाएंगे अगर मकान ले रखा है मैंने। संदीप जी देखिए, ये चीज समझने के लिए आप मुझे 2 मिनट दीजिए। ना, मैं डिटेलिंग में नहीं, ये तो ये देश को समझाइए ना। ये क्या समझूं मैं? ये समझाने के लिए ही तो व्यवस्था बना रखी है ना अश्विनी राणा। आम आदमी के लिए व्यवस्था नहीं है, बड़े लोगों के लिए ऐसी लेयरिंग की हुई है, वो बच जाते हैं। बड़े से बड़ा डिफॉल्ट करेंगे। देयर आर सिक इंडस्ट्रीज इन दिस कंट्री, नो सिक इंडस्ट्रियलिस्ट। पैसा लेके डकार जाते हैं, हजम भी नहीं कर हजम कर जाते हैं, डकार भी नहीं लेते। 1 मिनट, नहीं सर, मैं एक मट्टू साहब, मैं यहाँ पर ये डिटेलिंग के लिए नहीं बैठा हूं। अश्विनी राणा, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि छोटे व्यक्ति के ऊपर जल्दी जो है वो कार्यवाही होती है। बड़े व्यक्ति पहले से ही अपना जो फंड है, मान लो किसी ने पैसा लिया तो पैसे को उसने साइड किया हुआ,
तो उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं हुआ, तो नंगा हो गया और कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपने जो करना कर लीजिए। लेकिन हर एक चीज की छोटे पर कार्यवाही करने का अलग तरीका है, बड़े लोन पर और बड़े उस पर कार्यवाही करने का अलग तरीका है। उसमें नहीं, ये तरीका वीआईपीज के लिए ही बना रखा है ना, आम आदमी डंडा खाने के लिए, आम आदमी लाइन में खड़ा होने के लिए, अपने ही पैसे के लिए हाथ जोड़ने के लिए। एक सिस्टम है रिकवरी का, उस सिस्टम से ही रिकवरी का प्रोसीजर होता है। लेकिन क्या है कि छोटा जल्दी लपेटे में आ जाता है, बड़ा अपना पैसे को साइड कर लेता है और वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं। भाई 30 सितंबर 2019 का ये सरकार का आंकड़ा है, आरटीआई में इसका जवाब आया। आरबीआई ने 68,607 करोड़ रुपए जो बकाया थे उसको तकनीकी रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से पूरी राशि को माफ कर दिया। देखिए वहां मैं संदीप जो एके मट्टू कह रहे थे, क्योंकि हम लोग बैंक की बैलेंस शीट देखते हैं, उसमें जो एनपीए का एनपीए का जो क्राइटेरिया था, और जो अभय दुबे जी भी जो कह रहे थे, एनपीए का जो क्राइटेरिया था वो चेंज किया गया, जिसके कारण एनपीए की फिगर बढ़ के आ गई। अब लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो 10% इसकी एनपीए थी 2018 में, अब 24 हो गई। ये बढ़ के 2019 में 15 हो गई, अब बढ़ के ये 25 पहुंच गई। हाँ, 25। तो जब ये 10 से गई 15, पूरा सिस्टमिक फेलियर वहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। संदीप, विलास का मतलब होता है कि आपको कोई अच्छी चीज मिले, उससे जो आपके हाव भाव प्रकट होते हैं, इस समय विलास का बिल्कुल उल्टा मतलब डिपॉजिटर्स और बैंक के कस्टमर्स पर निकल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्वीकार करा जाना चाहिए, हमारी मेहनत की कमाई पर विलास कोई और कर रहा है। और नहीं, और मैं एक चीज पे जरूर ऑब्जेक्शन उठाना चाहूंगा कि इसमें पॉलिटिकल डिबेट नहीं होनी चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप जो हो रहे हैं कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर, मुझे लग रहा है दोनों में से कोई ये नहीं कह रहा कि व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं सिस्टमिक फेलियर है, सिस्टमिक फेलियर है, सिस्टम को दुरुस्त होना चाहिए था। वो ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, वो आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे थे, बैंक की मैनेजमेंट क्या कर रही थी, वो सब बैठे, सबके सब बैठे देख रहे थे, और ये एनपीएस बढ़ते जा रहे थे। और एक दिन ऐसा आया कि डिपॉजिटर्स को देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, उसने हाथ खड़े कर दिए, और तब आरबीआई ने बीच में आके डीबीएस बैंक को लाया, 2500 करोड़ डीबीएस बैंक डाले, 1 महीने का मॉरेटोरियम, ये सारी कहानी। तो जब ये कहानी बन रही थी, इसमें मुझे लग रहा है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से उठकर अगर सिस्टमिक फेलियर को स्वीकार किया जाए और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि कहां पर और कौन लोग जिम्मेवार थे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, देखिए ये एक बैंक की बात नहीं है, ये IL&FS से शुरू हुआ, DHFL आया, उसके बाद PMC पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक आया, फिर यस बैंक आया, अब लक्ष्मी विलास बैंक, और IDBI भी, उसकी भी लुटिया डूब रही थी, वो तो LIC ने पैसा डाला है, हमारा ही पैसा डाला। तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग प्रोफेसर साहब। देखिए, ये तो बात तय है कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें कई सारे ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिस कारण से कोई ना कोई बैंक कभी ना कभी डूबेगा, और ये एनपीए के नाम से जाना जाता है, और जिसका एनपीए अनवायबल हो जाता है उसकी लिक्विडिटी कम हो जाती है और वो डिपॉजिटर्स का पैसा वापस करने में सक्षम नहीं रहते। तो यही सिचुएशन हुई है, और इसका तरीका केवल एक ही है कि बैंक के डायरेक्टर्स, उनके ऑडिटर्स और आरबीआई के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जिनकी जिम्मेवारी है, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। और अगर वो अगर समय रहते अपनी कार्रवाई नहीं करते ठीक सही, तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाए, उनको निकाला जाए। एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है एके मट्टू साहब? सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, टेक्निकलिटीज की बात नहीं चाहता हूं एके मट्टू साहब। मैनेजमेंट की जहां तक सवाल है, मैनेजमेंट, आरबीआई ऑडिटर्स के खिलाफ आज तक किसी ऑडिटर के खिलाफ कार्रवाई हुई है? ब्लैकलिस्ट हुआ है वो है कि ऑडिटर्स को जो है ना, मैं बताता हूँ, इसमें आपने देखा होगा, इसमें एक दफा एक कंपनी थी सत्यम में भी ऑडिटर्स के साथ क्या हुआ था, उसमें टाइम लगेगा, पर हमारे को ये नहीं देखना कि हम एक एक्शन लें, हमारे को पहली बात ये हुआ क्यों, इस पे इन्वेस्टिगेट करना है, और उसमें जो मैनेजमेंट का पहला रोल सबसे ज्यादा है, उसके बाद दूसरा रोल है ऑडिटर्स का, क्योंकि ऑडिटर्स का इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट रहता है। आरबीआई साल में एक दफा जाता है, वो भी बैलेंस शीट बनने के बाद, तब तक जो हो चुका होता है वो हो चुका होता है। We cannot go in between ना, भाई क्या हो रहा है, we are always साल के अंत में जाते हैं, तब तो पता लगना चाहिए आरबीआई को, तब क्यों नहीं पता लगता? ऐसा है, आरबीआई में भी कहीं ना कहीं हो सकता हुई हो, मुझे अब इसके फैक्ट्स नहीं पता, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मुझे नहीं। यस बैंक में क्या हुआ था, पीएमसी में क्या हुआ? देखिए, पहली बड़ा ये इंडियन कंडीशन में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं, डिपॉजिटर पुअर हैं, बहुत उनके लिमिटेड मीन्स है, पर बैंक फेलियर आप देखिए यूएसए में 2006 से लेके और 2020 तक 511 बैंक फेल हुए हैं, अभी ये पिछले 14 साल में।
और 1933 से लेके अब तक 2018 ये तीसरा साल था उनकी हिस्ट्री में जबकि कोई बैंक फेल नहीं हुआ। बाकी सब सालों में बैंक कुछ ना कुछ फेल तो मतलब इसी बात में कंसलेशन ले लें क्या? एक मिनट मट्टू साहब, शरद कोहली, मतलब इसी मामले पर अपने दिल को तसल्ली दे लूं, अरे जी अमेरिका देश की सबसे बड़ी महाशक्ति, 511 बैंक वहां डूब गए, अरे हमारे यहाँ तो 5वां ही डूब गए। ये कारण नहीं है कि हमारे डिपॉजिटर्स गरीब हैं, अमेरिका के डिपॉजिटर अमीर है, तो यहां पर बैंक डूबने का आपको कोई एक्सक्यूज मिल गया। आई एम अफ्रेड ये कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं ये मानता हूं संदीप, इसके हल पे जाएं। 1 महीने के अंदर जब ये मॉरेटोरियम चलेगा, उस 1 महीने के अंदर अंदर जो भी लोग जिम्मेवार थे उन सबको जेल के अंदर डाले जाना चाहिए। मैं समझता हूं सबसे, अगर डिपॉजिटर को कुछ राहत मिलेगी लाइन में खड़े होके, जब वो लाइन में अपना पैसा निकलवाने के लिए कल्पेगा लेने के लिए, मुझे लग रहा है उसको तभी राहत की सांस मिलेगी अगर उसको जो अकाउंटेबल लोग हैं उनको जेल में डाल दिया जाए। केवल और केवल यही सोल्यूशन है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, वो दिन भी आएगा? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो हो गए, जो दोषी हैं वो जेल में जाएंगे क्या? या हमारे पैसे से ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा, हम खड़े रहे लाइन में? नहीं, देखो जा रहे हैं, वधावन जेल में है, चंद्रा कोचर जेल में है, राणा जो यस बैंक के थे उनके साथ समस्याएं हो रही है, आरबीआई उन लोगों को हटा भी रही है और ऑडिटर्स के बारे में क्या लिया जा रहा है? नहीं, मैं 2 बातें, ऑडिटर्स के ऊपर भी एक्शन ले रहा है। नफरा जो बना हुआ है, नफरा अपने आप में, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक्शन ले रहा है, उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। इवन जो बिग 4 है उनके अंदर भी एक्शन लिया जा रहा है। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ संदीप जी। एक है ये बेनामी प्रॉपर्टी है, 2016 में हमने उसको कानून के रूप में कन्वर्ट किया। जो लोग प्रमोटर्स पैसा लेके अलग अलग ट्रांसफर करते थे, अभी शरद कोहली जी और बोल रहे थे कि लोग पैसा प्रमोटर ट्रांसफर कर देते थे, इधर उधर साइफन ऑफ कर देते थे। तो बैंकिंग में भी ऐसा कर दीजिए ना, 5वां घोटाला आ गया 2.5 साल में। कर दिया 2016 में हमने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को लागू किया। ये 27 साल पहले नोटिफिकेशन नहीं आया था, पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट में। ये अभय दुबे जी से पूछे, 27 साल तक इसको ठंडे बस्ते में छुपा के। नहीं, वो मैं डिबेट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। नहीं, अभी FRDI की बात है, 5 घोटाले हो गए ना, 5 बैंक डूबने के कगार पर आ गए 2.5 साल में। कुछ होगा कि नहीं अबे दुबे? ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई है या ये साझा लड़ाई है? आप ही से सवाल था अबे दुबे। अच्छा, नहीं संदीप जी, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। मैं कह रहा हूं राजनीतिक लड़ाई कब तक चलेगी? साझा लड़ाई है ना। आम आदमी का पैसा डूबता है, आम आदमी सड़क पर खड़े होने के लिए परेशान होना पड़ता है। देखिए दो समाधान है इसके। एक तो आज गोपाल अग्रवाल जी ये इस शो में डिक्लेयर करे कि वो जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं, जो बड़े नॉन परफॉर्मिंग असेट होल्डर्स हैं और जिनके बड़े लोगों के राइट ऑफ किए, उनके सरकार नाम बता दे। देश की जनता को जानने का हक तो मिले कम से कम। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी नाम देने को तैयार नहीं है। संदीप जी एक्शन क्या लेगी? बिल्कुल बंद लिफाफे में चलता है। घोटाला करें उनके नाम बंद लिफाफों में, आम आदमी के नाम सार्वजनिक कर दो। जी, अब सुनिए संदीप जी, मैं एक बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं। ये कोविड के पहले ही बैंकों ने 8 लाख करोड़ रुपए वापस आरबीआई के पास दिए, क्योंकि 58 साल में सबसे बुरी तरह क्रेडिट ग्रोथ गिरी है। व्यापार ही नहीं है, डिमांड नहीं है बाजार में, इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है और वो बैंक को कोलैप्स करती जाएगी। ये सरकार बिल्कुल परफॉर्मिंग नहीं है, सिर्फ 6 सालों से राजनीति करने में लगी, और जो गोपाल जी अभी कर रहे थे नहीं, पर देखिए राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ती है जब इस तरह से बैंक बैठते हैं, और दिल बैठ जाता है, आम आदमी का दिल बैठ जाता है कि अरे मैं पैसा निकाल पाऊंगा, मुझे जरूरत है, किसी और से मांगने पड़ेंगे क्या, मेरा क्या होगा, दिल बैठ जाता है। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल।